तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज हम लोग क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत CFT के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कक्षा 12 केमिस्ट्री के बोर्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, एक और बात, आपने अगर पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, संयोजकता आबंध सिद्धांत, अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत है क्या दोस्तों। तो देखिए क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत को दोस्तों क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था बैठे हुआ ब्लैक ने किया था। देखिए ठंडी बहुत तेज हो गई है, बहुत तेजी से पड़ रही है ना। जब भी बाहर निकलिए तो स्वेटर वगैरह पहनकर अच्छे से निकलिए और पढ़िए भी तो अच्छे से, कपड़े को पहनकर तभी पढ़ाई कीजिए। तो दोस्तों देखो, क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत को बैठे हुआ ब्लैक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है, इस सिद्धांत मतलब यह जो सिद्धांत होता है CFT क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत, यह सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिक में धातु व लिगेंड के बीच जो बंध बनता है उसकी प्रकृति को बताता है दोस्तों। जो क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत होता है, धातु व लिगेंड के बीच जो बंध होता है उनकी प्रकृति को बताने का काम करता है दोस्तों। दूसरा बात करेंगे तो यह जो होता है उपसहसंयोजक यौगिक के चुंबकीय गुण व रंग के बारे में भी बताता है। मतलब यह जो भी उपसहसंयोजक यौगिक होगा उसके चुंबकीय गुण और उसके रंग को बताने का काम करता है दोस्तों। एक और देखो तीसरा टॉपिक क्या होगा, यह सिद्धांत उपसहसंयोजक यौगिक के अस्थायित्व को बताता है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना कि यह जो सिद्धांत होता है दोस्तों, उपसहसंयोजक यौगिक जो होता है वह कितना अस्थायी है या नहीं है, मतलब उसके अस्थायित्व को भी बताने का काम करता है। कौन सा सिद्धांत? क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत। देखो इसको ऐसे याद करना, पहला क्या करना है, धातु व लिगेंड के बीच जो बंध बनता है उसके प्रकृति को बताता है। दूसरा चुंबकीय गुण व रंग को बताता है। तीसरा क्या करता है, उपसहसंयोजक यौगिक के अस्थायित्व को बताने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले टॉपिक को देखिए। तो यह सिद्धांत धातु परमाणु के डी कक्षक व उसके विपाटन के बारे में बताता है। और ध्यान देना, इस सिद्धांत में ये जो दोनों टॉपिक है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से समझना। यह सिद्धांत धातु परमाणु के डी कक्षक व उसके विपाटन के बारे में बताता है। इसे अभी हम डिटेल से बता रहा हूं कि विपाटन होता क्या है। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो यह सिद्धांत धातु परमाणु के डी कक्षक व उसके विपाटन के बारे में बताता है। और यह सिद्धांत और किसके बारे में बताता है, तो यह सिद्धांत क्रिस्टलन क्षेत्र विपाटन, यहाँ ये विपाटन है, ठीक है, ऊर्जा के बारे में बताता है। क्रिस्टलन क्षेत्र विपाटन ऊर्जा के बारे में भी बताने का काम करता है। तो दोस्तों ये रहा क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत CFT के बारे में, ये होता क्या है। चलिए इसके कुछ और टॉपिक, जैसे कि इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा उसको हम देखते हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना कि अगर कोई धातु परमाणु है तो उसके डी कक्षक की बात करें तो देखो जो डी कक्षक होता है, डी कक्षक में ऑर्बिटल कितने बनते हैं, तो दोस्तों कितने ऑर्बिटल बनते हैं, 5 ऑर्बिटल बनते हैं ना। वो जो डब्बा बनता है, खाना बनता है, वो कितने बनते हैं, वो 5 बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से समझना, 1 2 3 4, मतलब इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5, इन सबका नाम अगर देखेंगे तो पहले का नाम होगा DXY, DYZ और DZ, DXY, DYZ और DZX। ठीक है, DXY, DYZ और DZX। और इसके आगे क्या होगा दोस्तों, DX²। यहाँ पे ध्यान देना, इसका जो नाम हो जाएगा, इसको अलग कलर से कर दे रहा हूं, DX²Y², इसका जो नाम होगा DX²Y², और जो लास्ट वाला होगा उसका DZ²। ठीक है, तो आप लोग कक्षा 11वीं में भी पढ़ा होगा
के जो डी कक्षक होता है उन कक्षकों का नाम होता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यहां से ध्यान दो। अच्छा, दिखने से लग रहा है ना कि कोई दो तीन, देखो इसमें से कौन अलग लग रहे हैं, ये तीनों एक तरीके के लग रहे हैं, है ना, ये तीनों एक तरफ लग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि एक चाल है। और ये लास्ट के दोनों जो हैं वो डिफरेंट लग रहे हैं कि नहीं। चलो अब इसको हम अलग अलग करते हैं। तो देखो ये दो अलग अलग दिख रहे हैं, ये जो दो हैं लास्ट के वो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, इनको अलग अलग बना लो। इनका नाम क्या है, इसका नाम तो है दोस्तों डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा डी जेड स्क्वायर। समझ में आया। और इसमें देखो ये जो तीन थे, ये स्टार्टिंग के तीन, वो तीनों एक तरफ दिख रहे हैं, मतलब एक चाल दिख रहे हैं ना। वो इनका देखो नाम से, इनके नामकरण से ही लग रहा है ना कि अलग जाति के हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसको तीन डब्बा एक अलग बना लो। इनका नाम लिखेंगे तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है दोस्तों, तो देखो इनको अलग अलग जब हम सेपरेट कर दिए, मतलब बांट दिए, तो इसका नाम पड़ेगा ईजी। इसका नाम क्या होगा, ईजी। और इसका नाम होगा T2G। क्या नाम होगा, T2G। क्या नाम होगा, T2G। ठीक, T2G ईजी, T2G ईजी, याद रख लेना। अब देखो, और ऐसा नहीं कि इसका कोई फुल फॉर्म होता है या कोई चीज, एक नाम है, बस इतना ध्यान देना। और इसके बीच का जो ये ऊर्जा अंतराल होगा, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा कहते हैं। इसे डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, डेल ओ से प्रदर्शित करते हैं। इसके बराबर क्या होता है, T2G, और ये वाला साइन लगाएंगे ऐसे और ईजी करेंगे। ठीक है, इसका मतलब कि जिसका मान ज्यादा होगा उसके मान में से कम वाले को घटा देंगे तो क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा निकल जाएगा। डेल ओ जो होता है उसे कहते क्या है, तो डेल ओ को कहेंगे क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा। चलिए इसको लिख दे रहा हूं, क्रिस्टलन या क्रिस्टल क्षेत्र ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, तो क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा बराबर क्या होगा, T2G माइनस ईजी। अब ध्यान देना, इस साइन का मतलब जो ईजी अगर बड़ा होगा तो ईजी को पहले रखिएगा, अगर T2G बड़ा होगा तो T2G को रखिएगा। अब T2G और ईजी कैसे निकलेगा, है ना, T2G और ईजी कैसे निकलेगा। तो दोस्तों ध्यान देना, ईजी निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ईजी का वैल्यू अगर निकालना होगा तो ध्यान देना 0.6 गुणे, मतलब 0.6 में किसका गुणा करेंगे, इस दोनों कक्षक में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उन इलेक्ट्रॉनों की, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान देना यहां पर मैंने क्या लिखा है, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं कि 0.6 गुणे एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0.6 में इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे उसका गुणा कर देंगे तो हमारा ईजी का मान निकल जाएगा। जैसे अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 0.6 में 2 का गुणा करते तो 1.2 आ जाता, 6 दूना के 12 मतलब 1.2 आ जाता, वो ईजी का मान हो जाता। और जब इसका मान निकालना होगा T2G का, तो दोस्तों यहाँ ध्यान देना, इसका मान निकालने के लिए हमको 0.4 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमको क्या निकल जाएगा, T2G। ठीक है दोस्तों, ईजी निकालने के लिए जितने भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 0.6 का गुणा करेंगे हम तो ईजी निकल जाएगा, और T2G का मान निकालना होगा तो 0.4 का गुणा उन इलेक्ट्रॉनों में कर देंगे तो हमको T2G निकल जाएगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और उसे आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया है FeCN6 पे 3- का क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर आपको क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा का मान बताना है। किसका मान बताना है, क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा का मान, मतलब डेल ओ का मान आपको क्या करना है, इसमें बताना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने पिछले वीडियो में जब हम आपको पढ़ाए थे
VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वहाँ पे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पूरा निकालना सिखाया गया था। तो पहले अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले उसे एक बार देख लीजिए, क्योंकि बच्चों VBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, तो उसे भी आपको तैयार करना ही होगा बोर्ड के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों देखो, एक क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, केंद्रीय धातु परमाणु होता है, और जबकि जो यहाँ होता है बच्चों वो क्या होता है, वो लिगेंड होता है। ठीक है, आपको पिछले वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि लिगेंड को आपको ध्यान तो देना ही है, साथ ही साथ ध्यान ये भी देना है कि लिगेंड प्रबल है कि दुर्बल। और जब प्रबल लिगेंड होता है तो जो ऑर्बिटल बनेगा डी कक्षक को चेंजिंग हो जाएगी, और जब दुर्बल रहेगा तो वैसा ही रहेगा जैसा आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये देखो साइनाइड हो गया, कोबाल्ट हो गया, NH3 हो गया, कोबाल्ट के साथ ये तीनों क्या होते हैं, प्रबल लिगेंड। ठीक है ना, चलो यहाँ पे ध्यान देना, पहले सबसे पहले हमको इस केंद्रीय धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना होगा। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं। Fe हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए परमाणु क्रमांक 26 होता, तो निकालेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 होगा बच्चों। इसके बाद वाली प्रोसेस क्या करेंगे, हम इस केंद्रीय धातु परमाणु का क्या निकालेंगे बच्चों, हम इस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, बाकी को लिखते हैं। Cn का -1 होता है और इसमें 6 Cn है तो इसका 6 का गुणा कर देंगे, बराबर जो आयन में होते हैं, अगर माइनस में है तो माइनस में करके लिखते हैं, प्लस में है तो प्लस में करके लिखते हैं। तो यहाँ पे -3 है तो -3 लिखेंगे। और जब देखिए 6 का गुणा -1 में होगा तो -6 उधर जाएगा तो प्लस में 3 आएगा, मतलब इसका मान जो आ जाएगा बच्चों +3। अब जितना भी इस केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या आता है उसके ऊपर आयन के फॉर्म में करके निकालते हैं। मतलब अब क्या निकालेंगे हम, Fe पे 3+ आया, प्लस में आया तो 3+ का निकालेंगे, और 3+ का मतलब क्या हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन घटा के अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, अगर माइनस होता तो जोड़कर निकालते हैं। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है 3p6। अब यहां ध्यान देना, जो सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन घटेगा तो इसमें से घटेगा, मतलब इसको लिख सकते हैं 4s0 और 3d। 2 तो s में से खत्म हो गया, 1 d में से खत्म होगा तो कितना बचेगा, 5। ठीक है, अब आपको बस डी कक्षक को ध्यान देना है। अब डी कक्षक को जब ध्यान देना है बच्चों तो डी कक्षक के लिए इसका ऑर्बिटल बनाइए। ठीक है, डी कक्षक के लिए इसका ऑर्बिटल बनाइए। अब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों को दिखाई दीजिए। अब आपको ध्यान देना होगा कि जो लिगेंड है प्रबल है कि दुर्बल है, प्रबल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, साइनाइड जो होता है प्रबल लिगेंड, Cn जो होता है प्रबल लिगेंड है। ये कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। जब प्रबल लिगेंड मतलब ताकतवर है, और जब कोई ताकतवर किसी कमजोर के पास जाएगा तो कमजोर क्या करेगा, पहले डबल के भाव में भागेगा अपना स्थान छोड़कर। तो ये क्या किया, जब इसके पास साइनाइड गया तो क्या किया है, ये वाला स्थान छोड़कर यहाँ आया, ये वाला स्थान छोड़कर यहाँ आया, ये तो बेचारा इकल्ला बचा, क्योंकि अब 2 से ज्यादा से किसी में रख नहीं सकते हम। तो इनका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा बच्चों। कैसा बनेगा, ध्यान देना। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एक ए वाला और एक ए वाला, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, अब इसका विपाटन करेंगे, तभी हमने बताया था कि इन 3 कक्षक का नाम क्या होगा, dxy dyz dzx, और इन 2 कक्षक का नाम क्या होता है, dx² y² और dz²। तो ये 2 कक्षक जो अलग दिखते हैं उनको इधर बना दीजिएगा। ठीक है, और जो 3 कक्षक अलग दिखते हैं उनको इधर बना दीजिएगा। ठीक, चलो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम जो हो जाता है वो Eg हो जाता है, इसका नाम हो जाता है T2G, इसका नाम क्या हो जाता है, T2G।
अब ध्यान देना, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जो स्टार्टिंग के 3 होता है वो T2g होता है। तो T2g में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसको बना लीजिए। ये T2g का हो गया, Eg का ये दोनों है, तो Eg का दोनों खाली है। अब हमने बताया था Eg का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, 0.6 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो हम 0 का गुणा करेंगे, मतलब इसका मान Eg का जो मान आ गया वो 0 आ गया। T2g का मान निकालने के लिए इसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में 0.4 का गुणा करेंगे। तो बच्चों बताओ यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 2 4 और 1 5। 5 में 0.4 का गुणा करेंगे तो 5 चौक का 20 दशमलव लग जाएगा, तो इसका मान आएगा 2 आएगा। इसका मान कितना आया, 2। ठीक है, अब हमको क्या पूछा है, क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा का मान। क्या पूछा है बच्चों, क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा का मान। तो लिखेंगे यहां क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा डेल ओ बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे फार्मूला T2g माइनस Eg लगाएंगे। T2g का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस 0 करेंगे, बराबर 2 जो होगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा का मान निकालेंगे क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा बच्चों। ठीक है, वीडियो समझ में आया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। एक बार इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। तो बच्चों एक क्वेश्चन और मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा कि MnH2O6 पे 2+ ऐसे कर दिया, और यहाँ पे हमने पूछा T2g पे x तथा Eg, है ना, Eg पे y का मान बताओ, और दोनों का मान बताना है आपको। साथ ही साथ डेल ओ भी बताना है, डेल ओ का भी मान बताना है। मतलब हमसे 3 चीजें पूछा है। ठीक है, चलिए अभी देखिए, इसका Mn का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 25 होता है। तो 25 होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीकरण संख्या मानना है, ऑक्सीकरण संख्या, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिए 25 का। यहाँ लिखिएगा Mn 25, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, और हमने बताया था क्या, इस केंद्रीय धातु परमाणु के आयन का हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल के आयन के फॉर्म में बनाते हैं, फिर उसका निकालना होता है हमको। मेन तो काम हमारा वही है। तो पहले अब इसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना होगा, तो क्या करेंगे, देखिए एक ऐसा, ये बताओ H2O लिगेंड है कि नहीं। एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, आप कमेंट करके मुझे बताना इस वीडियो में कि H2O कैसा लिगेंड है। H2O बच्चों कैसा लिगेंड है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। यहाँ पे देखो, ये तो केंद्रीय धातु परमाणु हो गया, ये लिगेंड होता है, लिगेंड होगा, लेकिन कैसा लिगेंड होगा। ठीक है, चलिए देखो, H2O के लिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर बात करेंगे तो 0 होगा। 0 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर में प्लस में 2 होगा, अर्थात हम कह सकते हैं कि Mn बराबर क्या आया, 2। ठीक है बच्चों, Mn का जो मान आएगा प्लस में 2, मतलब इसका जो ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी वो प्लस में 2 आएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 25 Mn पे 2 प्लस करके लिखेंगे। अब इसका हमको जब निकालना होगा तो इधर तो सारे चीजें वही होगा, चलो लिख देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, देखो 4s2 अब नहीं होगा, क्योंकि 2 प्लस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा, अर्थात निकलेगा तो निकलने का काम सबसे पहले s में से करेगा, 4s में से। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 0 और 3d5 हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, अब देखो इस डी कक्षक का हम क्या करने वाले हैं, विपाटन करने वाले हैं। इस सिद्धांत से हमको डी कक्षक के विपाटन का पता चलता है। हमने पहले ही तो दिखाया था आपको, सिद्धांत जब हम लोग देखे थे तभी हमको पता हुआ कि विपाटन इसमें होगा डी कक्षक का। तो जब डी कक्षक के हम 3D इसका मतलब विपाटन करेंगे, तो देखो बच्चों इसका कक्षक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3d5, इसको बनाऊंगा, इसका ऑर्बिटल तो क्या होगा, इस तरीके से बनेगा।
अब इन ऑर्बिटलों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन है तो पांचों इलेक्ट्रॉन को रख दीजिए। ठीक है बच्चों, ये 5 इलेक्ट्रॉन को हमने रख दिया। अब बताओ इसके पास ये लिगेंड आएगा। हमने बताया ना कि ये लिगेंड तो है, लेकिन कैसा लिगेंड है, तो यहां ध्यान देना, ये जो H2O आएगा तो H2O का इस पे प्रभाव नहीं होगा। H2O का प्रभाव इसके ऊपर उतना नहीं होगा जितना कि Cn का था। Cn था प्रबल लिगेंड, इसलिए उनको दो दो कर दिया था, लेकिन ये नहीं कर पाएगा। तो अब इसका जब विपाटन करेंगे बच्चों हम, तो पहले 3 ऊपर क्या होता है, 2 कक्षक हो जाता है, और नीचे जो बनता है उसको 3 कक्षक में हम तोड़ते हैं, 1 2 3। नीचे वाले का नाम हो जाता है क्या, T2G, और ऊपर वाले का नाम हो जाता है Eg, और इनके बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है उसी को हम बोलते हैं क्रिस्टलन क्षेत्र ऊर्जा डेल O। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इस लास्ट के 2 कक्षक को ऊपर कहते हैं या Eg बोलते हैं, तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, लिख दीजिए। इधर वाले में भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी लिख दीजिए। अब इसके लिए इसका मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, 0.4 में हम इसका गुणा करेंगे। कितने का करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 का गुणा कर दीजिए, कितना आएगा, 0.4 गुणे 3 करेंगे तो 4 से 12, 1.2 आ गया इसका मान। T2G का मान 1.2 आ गया। इसी प्रकार Eg का मान निकालना होगा तो 0.6 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो 1 और 1 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 का गुणा कर दीजिए, तो 6 दूना का 12, मतलब इसका भी मान 1.2 होगा। ठीक, इसका भी मान 1.2 होगा। तो हमको डेल O निकालना होगा। यहाँ से डेल O बराबर क्या होगा, दोनों का मान समान है तो किसी में से किसी को घटाएंगे, 1.2 माइनस 1.2 करेंगे तो इसका मान तो आ गया 0। इसका आंसर क्या होगा, 0। तो ये बताओ T2G, ये भी पूछा है T2G। अब T2G के ऊपर यक्स है। अब यक्स का मान कितना, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 3। तो यहाँ पे इसका मान जो यक्स के फॉर्म में है उसके जगह क्या रख देंगे, 3 हो गया है ना, यहाँ पे इसका मान 3 हो जाएगा। इसी प्रकार आपको बताना है कि Eg पे जो y था, Eg पे y बच्चों, Eg पे y, इसका मान कितना होगा। जब T2G पे x था तो x मतलब क्या था, इसमें T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वही x होता है, तो 3 था तो हमने 3 रख दिया। आपको बताइए, आपको कमेंट करके मुझे बताइएगा इस वीडियो में, Eg तो ये होगा, ये y का मान यहाँ पे कितना हम रखेंगे, Eg के पावर कितना रखना होगा, ये आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके। ते रहा बच्चों क्रिस्टलन क्षेत्र सिद्धांत CFT के बारे में डिटेल से, इसे भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे YouTube चैनल KDS सोनभद्र पे कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ जो भी बच्चे नए हैं तो पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कि कोई भी अगर वीडियो मैं आप तक पहुंचाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। तो ऐसे ही बोर्ड से संबंधित इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर मैं आपके सामने जल्द ही आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।